This is lecture number 13 of GOC second, and in this lecture first we will discuss about the order of how we will check the order of nucleophilicity and basicity, and then we will start with actual substitution nucleophilic substitution reaction. ठीक है, तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेसिसिटी होता है, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, जिसको हम बेसिकली NS से डिनोट करते हैं, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था। एक बार हम वापस से रिवाइज करते हैं इसको। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को, इन दोनों टर्म्स को समझने की कोशिश करें, तो मान लेते हैं आपके पास एक बेसिकली एक स्पीशीज है बी, जिसके ऊपर या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अच्छा, अगर ये स्पीशीज अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज H+ को डोनेट करता है, तो इस प्रोसेस को, यानी इसको हम बुलाते हैं कि ये स्पीशीज जो है बेस है, और जितना आसानी से ये अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, इस स्पीशीज का, इसका हम बेसिसिटी बुलाएंगे। समझ में आया? अच्छा, लेकिन अगर ये स्पीशीज अपना नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर H+ के अलावा किसी और को डोनेट करे, H+ के अलावा किसी और को डोनेट करने का मतलब है, सबसे ज़्यादा केस हम पढ़ेंगे कि वो कार्बोकेटाइन को डोनेट कर दे, तो इस स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बुलाएंगे, और जितना ज़्यादा डोनेट कर सकता है, इस प्रोसेस को हम, इस स्पीशीज का न्यूक्लियोफिलिसिटी बुलाएंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, तो फिर हम लोगों ने बात किया था कि बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी क्या होता है। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन टू H+। बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ में H+ ही होगा, या न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी में हम क्या लिखते थे, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन टू कार्बोकेटाइन अदर देन H+। और हमने बात किया था, हमने एक रूल पढ़ा था। क्या था रूल ये था, पहला रूल क्या था कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन इज मोर देन इट्स कॉन्जुगेट बेस, यानी कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से अच्छा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ होगा एक ऐसे मॉलिक्यूल का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो OH का H2O से ज़्यादा, ऐसे हमने पढ़ा था। क्योंकि OH नेगेटिव बहुत आसानी से नेगेटिव चार्ज अपना डोनेट कर सकता है H+ के अलावा किसी और स्पीशीज को। और दूसरा हमने रूल पढ़ा था कि जैसे जैसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाएंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये आपने पढ़ा था। अच्छा, अब आज हम क्या पढ़ेंगे कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और ऊपर से नीचे जाएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेंज होगा, अलग अलग सॉल्वेंट में और बिना सॉल्वेंट के अलावा। ठीक है, तो उसका हम एक रिवीजन लेते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, यानी कि पीरियड में मूव कर रहे हैं, पीरियड में मूव करने का मतलब, जैसे एनाइन का सबसे ज़्यादा हम बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो आपको पता है एनाइंस, जैसे कि हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एनाइंस लिखेंगे तो CH3 नेगेटिव, फिर हो गया NH2 नेगेटिव, फिर आ जाएगा OH नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। तो देखिए, आप पीरियड में मूव कर रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक तो आप टॉप टू बॉटम मूव कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। टॉप टू बॉटम मूव करने का मतलब जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव आएगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है। अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, तो इसीलिए साइज का वेरिएशन नहीं होता है उतना, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम देखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ।
और आप देखिए इधर से इधर जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो एटम के पास नेगेटिव चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज उतना आसानी से डोनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, डिक्रीज होता है, याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम जाइए, यानी आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो जो लार्जर एटम है वो नेगेटिव चार्ज को उतना आसानी से होल्ड कर सकता है, और जितना आसानी से नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर लेगा उतना मुश्किल होगा डोनेशन में। तो ऊपर से नीचे भी जाइएगा आप तो बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ये दोनों डिक्रीज करेगा। इतना समझ में आया? अच्छा, ये ऊपर से नीचे वाला केस जिसमें बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, ये फंडा आप सिर्फ और सिर्फ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आप यूज करिएगा। आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल तो याद होगा। अच्छा, नहीं याद है, हम आपको लिख देते हैं पोलर एप्रोटिक के सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि उसी एग्जाम्पल से आप पहचानिएगा कि वेदर दैट सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ आपको। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के। एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। एसीटोनाइट्राइल, अगेन स्ट्रक्चर यानी कि कंपाउंड का फॉर्मूला याद रखिएगा, कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एंड एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड जिसको डीएमएफ बुलाते हैं, अगेन HC+ONMeMe, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। एन डाइमिथाइल एसिडामाइड जिसको डीएमए बुलाते हैं, अगेन स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। THF ये होता है और ईथर ये होता है। तो ये सारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे और आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आइए तो बेसिक स्ट्रेंथ एंड न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ दोनों डिक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये एरो क्या बता रहा है, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लेकिन इस बार सॉल्वेंट आपको PPS दे दिया, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आपको एग्जाम्पल याद होगा, नहीं होगा तो अभी हम दे देते हैं एग्जाम्पल लिख के। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपको दे दे, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, या तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दे, या आपको ऐसा मीडियम आपको नहीं दे क्वेश्चन में, और मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, तब भी हम स्पेसिफाइड, तब भी हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करेंगे। या तो आपको मीडियम दे दे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख के, या मीडियम नॉट स्पेसिफाइड यानी मीडियम ना दो क्वेश्चन में, तब भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। रूल क्या है कि ऊपर से नीचे आप जाइएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। देखिए पास में दोनों पास हैं, यानी बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ दोनों पास हैं, एक डिक्रीज करेगा दोनों डिक्रीज करेगा। पास में यानी PPS में बेसिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करेगा ऊपर से नीचे आने में, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से सुनिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा एनाइन का साइज बढ़ेगा, तो आपको पता है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो एनाइन को भी सॉल्वेट करता है और केटाइन को भी सॉल्वेट करता है। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा एनाइन का साइज, उतना कम सॉल्वेशन होगा, और उतना कम सॉल्वेशन होगा, और जितना छोटा होगा एनाइन उतना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा। इसको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में आकर के घेरेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, और जितना बड़ा एनाइन होगा उसको कम सॉल्वेशन होगा, और जितना कम सॉल्वेशन होगा उतना आसानी से डोनेट कर सकता है। तो इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है। ये आप ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो डायरेक्ट ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसका मैं एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाता हूं। सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल देखिए, ऐसा सॉल्वेंट जिसके ऊपर लोन पेयर या एक्टिव हाइड्रोजन हो, सॉल्वेंट विथ लोन पेयर और एक्टिव हाइड्रोजन। एग्जाम्पल वाटर, एल्कोहल में MEOH, ETOH, CH3COH,
एटसेट्रा, CH3COH को ACOH भी लिखते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जाइएगा, यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ तो कम होगा लेकिन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर आपको इतना समझ में आता है तो अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले एक और रूल आप सुनिए। रूल क्या है कि अगर कहीं पे एनाइनिक चार्ज बढ़ता है, मान लीजिए ये आपके पास एनाइन है और इसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप हम अटैच कर देंगे जो ग्रुप क्या करेगा, इस एनाइन के चार्ज को बढ़ाएगा, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनाइनिक चार्ज। एनाइनिक चार्ज, जितना ज़्यादा एनाइनिक चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, C2H5 और यहाँ पे है O नेगेटिव और आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ पे देखिए C2H5 का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यानी प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर जो है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो जितना ज़्यादा एनाइनिक चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगा। एक और रूल सुनिए। एक और रूल क्या कहता है कि अगर लोन पेयर किसी एडजेसेंट लोन पेयर के बगल में है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्या आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है अमोनिया और क्या एक एग्जांपल है NH2NH2। यहाँ पे देखिए दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो यहाँ लोन पेयर एडजेसेंट लोन पेयर के पास में है, तो इस केस में इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ NH जो है वो इसका ज़्यादा होता है। तो ये भी एक रूल होता है कि अगर लोन पेयर के एडजेसेंट में है तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनाइनिक चार्ज। एनाइन में चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। दूसरा रूल क्या था, इफ लोन पेयर एडजेसेंट टू लोन पेयर देन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ लोन पेयर एडजेसेंट लोन पेयर के बगल में इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा इससे। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पे। तो देखिए क्वेश्चन बोला है अरेंज इन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, या आपको बोल दे अरेंज इन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन इथेनॉल। इन इथेनॉल, ठीक है, इन इथेनॉल बोल दे, या आपको सॉल्वेंट नॉट गिवन है क्वेश्चन में। अगर आपको इन क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं गिवन है तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमसे क्वेश्चन पूछा है PPS में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो आप जरा रूल बताइए, आप लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियड में जाते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ दोनों डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप PPS में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज करेगा पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमसे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है, तो पहला क्वेश्चन देखिए RO नेगेटिव एंड RS नेगेटिव। तो इसमें आप पहले बताइए ऑक्सीजन सल्फर, यानी आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाइएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ तो घटेगा पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन ऊपर सल्फर नीचे, तो बेसिक स्ट्रेंथ घटना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर A का ज़्यादा होगा B से और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि इसका साइज बड़ा है इससे। तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, बेंजीन पे CH2 नेगेटिव, बेंजीन पे O नेगेटिव एंड बेंजीन पे S नेगेटिव। वापस से आइए, ये देखिए कार्बन इधर होगा और कार्बन और ऑक्सीजन पीरियड में होंगे और ऑक्सीजन और सल्फर। आपको न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ चेक करना है। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वो तो बढ़ता है, यानी S नेगेटिव का ज़्यादा होगा O नेगेटिव से। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटेगा, इसलिए C नेगेटिव का ज़्यादा। अच्छा, कार्बन और सल्फर में सबसे ज़्यादा साइज किसका, इसका साइज, और इसका साइज ज़्यादा बड़ा तो इसका सॉल्वेशन कम होगा और इसीलिए ये आसानी से अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देगा। तो सबसे ज़्यादा होगा C का,
फिर होगा ए का, क्योंकि सी और ओ में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा ए का, फिर बी का, तो ऑर्डर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इसलिए हमने ऐसा ऑर्डर जमा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास CH3NH2 नेगेटिव, CH3O नेगेटिव और CH3C डबल बॉन्ड O। यहाँ देखिए, इस तीनों में, यहाँ दोनों में ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन, यानी इस तीनों में आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से राइट जाइएगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ घटता है, इसलिए ऑर्डर ऐसे बनेगा। पर आप इस दोनों में देखिए, इसमें ऑक्सीजन सेम हो गया तो फिर हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज किस पे सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ा करके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर गया, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा। क्वेश्चन देखिए AIPMT में आया है, IIT में आया है, ये एम्स में आया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, इसमें देखिए ऑक्सीजन और सल्फर। तो पहले तो देखिए ऑक्सीजन और सल्फर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो सल्फर का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं PPS में तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। पर क्वेश्चन पूछा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज़्यादा तो D होगा, तो सबसे ज़्यादा D हमने लिख दिया। फिर हम इस तीनों में कंपेयर करेंगे। इस तीनों में आप कंपेयर करिए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज पे प्लस आई इफेक्ट लगा करके सबसे बढ़ रहा है, पर यहाँ नेगेटिव चार्ज C6H6 बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है तो सबसे कम तो C होगा, फिर इस दोनों में चेक करिए, यहाँ प्लस आई बढ़ाएगा, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है तो सबसे ज़्यादा A होगा, फिर B होगा। डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गिवन है, तब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि किसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है और उसके बाद हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ देखिए, तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करके सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा A का होगा, फिर B का, फिर C का। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा C का होगा, फिर B का होगा, फिर A का होगा। ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ A का ज़्यादा B से और C से क्यों हो गया? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है और हमने बताया था आपको कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो इसका न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जो क्या करेगा, मान लीजिए आपके पास RLG एक कोई मॉलिक्यूल है, मतलब ये R है यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन और ये लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लिविंग ग्रुप लेकर के निकल जाता है। समझ में आया? तो लिविंग ग्रुप क्या है? एक ऐसा मॉलिक्यूल विच एलिमिनेट विथ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाता है, उसको लिविंग ग्रुप बुलाते हैं। देखिए जब लिविंग ग्रुप निकलेगा तो उस पर दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है लिविंग ग्रुप पे। आप जो हम पॉइंट कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। या तो लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, या लिविंग ग्रुप बेसिकली न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे? अब मान लेते हैं आपके पास ये ग्रुप है R और Lg पॉजिटिव, ऐसा ग्रुप आपको लिख के दे दे, तो जब यहाँ से लिविंग ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलेगा, पहले लिविंग ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो अब लिविंग ग्रुप न्यूट्रल हो गया। तो जब लिविंग ग्रुप छोड़ेगा मॉलिक्यूल को तो या तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा या उस पर न्यूट्रल चार्ज आएगा। ये समझ में आया? अच्छा अब लिविंग ग्रुप देखिए क्या होता है। मान लेते हैं ये कोई मॉलिक्यूल है RLG यानी हाइड्रोकार्बन चेन और साथ में एक कोई मॉलिक्यूल लग रहा है जिसको हम लिविंग ग्रुप बोल रहे हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया R को तो लिविंग ग्रुप क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ गया और लिविंग ग्रुप निकल गया। लिविंग ग्रुप यूजुअली जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब यूजुअली वो एनाइन होता है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि लिविंग ग्रुप न्यूट्रल भी हो सकते हैं। अच्छा एक ग्रुप कितना आसानी से लिविंग ग्रुप बन सकता है वो इस बात पे डिपेंड करता है, यूजुअली हम बोल रहे हैं एनाइन होता है, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो एनाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितना ज़्यादा एनाइन स्टेबल होगा
उतना आसानी से उसका एग्जिस्टेंस होगा उस एनाइन का, और उतना हम पावरफुल लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, क्योंकि यूजुअली एनाइन होते हैं लिविंग ग्रुप। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का मतलब यानी कि वीकर बेस। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास ROH है और न्यूक्लियोफाइल कोई आ करके यहाँ अप्रोच किया, तो ये OH क्या करेगा, इस दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा और बनाएगा OH नेगेटिव। अब ये एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अच्छा, ये एसिड था, इसका बनने वाला कॉन्जुगेट पार्ट जो होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा। अच्छा, जितना ज़्यादा वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, ऐसा याद रखिएगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप मतलब एनाइन स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, और एनाइन स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो यानी कि वो वीकर बेस होगा। तो वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, ये याद रखिएगा। जैसे आपको इस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। तो आपके पास I, Br और Cl और F है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, आप ऐसे समझिए। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अप्रोच करेगा तो ये I लेके चला जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन को, Br लेके चला जाएगा, Cl लेके चला जाएगा, F लेके चला जाएगा। अब I पे आएगा नेगेटिव चार्ज, Br पे नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव, F पे नेगेटिव। तो देखिए, अब जिस एनाइन का जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। तो I नेगेटिव का साइज बढ़ा तो उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, तो उतना अच्छा एनाइन है, उतना अच्छा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा। तो यानी कि I माइनस Br माइनस Cl माइनस इज गुड और मॉडरेट लिविंग ग्रुप, लेकिन F माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FOH एंड NH2। FOH एंड NH2, इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, जब यहाँ से ये दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इस सब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर सब पे नेगेटिव चार्ज आया तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा F नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर NH2 नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, इसलिए सबसे ज़्यादा एनाइन इस पे स्टेबल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ये है तो ये बेसिकली ये अगर हम इसको पुअर लिविंग ग्रुप बोलते हैं तो ये दोनों वेरी पुअर लिविंग ग्रुप होगा। ऑल्दो F माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप, पर इन दोनों के कंपैरिजन में ये अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि एनाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं N2 पॉजिटिव और OH पॉजिटिव को। जब ये दोनों शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा तो स्पीसीज न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टेबिलिटी होगा N2 का और H2 का। अब देखिए किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी नाइट्रोजन गैस का ज़्यादा होगा वाटर से, इसीलिए जो N2 पॉजिटिव है इट इज़ बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप, और वाटर जो है इट इज़ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये याद रखिएगा ऑर्डर। फिर ध्यान से देखिए, अभी तक हमने बात किया F, OH, NH2, R और H, ये सब लिविंग ग्रुप हो सकते हैं। इसमें R और H तो ये तो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है, अतिथि ग्रुप है, जहाँ जुड़ गया ये निकलने का नाम ही नहीं लेगा। हाई टेम्परेचर देंगे तब निकल सकता है, ऐसे नॉर्मली नहीं निकलेगा। FOH NH2 को हम वेरी पुअर लिविंग ग्रुप बुलाते हैं, R और H को अतिथि ग्रुप बुलाते हैं, जहाँ चिपक गया वहाँ से नहीं निकलेगा। जैसे ROH है, OH अभी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है, हम इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या कराएंगे, हम यहाँ पे एसिड ले आएंगे, एसिड H प्लस देगा, H प्लस इससे जुड़ेगा तो ROH2 बनेगा। अब देखिए OH2 एक बेहतर लिविंग ग्रुप है, देखिए हम बात कर रहे थे वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो OH2 एक वेरी गुड लिविंग ग्रुप है। सिमिलरली RNH2 है तो NH2 एक वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है। जब आप इसका रिएक्शन RNH2 का करवाते हैं NaNO2 साथ में HCl या NaNO2 या H2SO4, ये आपको डायरेक्ट लिख के दे दे HNO2, तो यहाँ से क्या होगा, ये HNO2 क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन करके आपके पास RN2 पॉजिटिव बनेगा, और आपको पता है N2 पॉजिटिव जो है बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो RNH2 में जहाँ NH2 एक वेरी पुअर लिविंग ग्रुप था, इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा करके हमने इसको बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप में बना दिया
तो अब ये बहुत आसानी से अपना लोन पेयर या अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल सकता है, ठीक है, और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, सॉरी जो भी बनना होगा बन जाएगा। तो ये बेस्टेस्ट लिविंग ग्रुप है। जैसे क्वेश्चन देखिए, अरेंज इन लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। तो आपके पास देखिए ये मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को CF3SO3 नेगेटिव इसको बुलाते हैं ट्राइफ्लेट, CS3SO3 नेगेटिव इसको बुलाते हैं मिजाइलेट। तो नाम तो याद नहीं है, पर आप देखिए लिविंग ग्रुप टेंडेंसी क्या होगा। अच्छा, जितना ज़्यादा स्टेबल एनाइन होगा उतना ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। यहाँ देखिए एनाइन के पास 3 क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ एनाइन के पास 2 QERS है, सॉरी 3 QERS है, यहाँ भी 3 QERS है, यहाँ भी 3 QERS है, यहाँ 2 है QERS यानी क्वालिटी वाला इक्विवेलेंट रेजोनेंस, यहाँ है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ तो बेसिकली इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, पर यहाँ रेजोनेंस में है, तो इस दोनों में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है एनाइन का, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है इससे। फिर आप इस तीनों में बात करिए, तो यहाँ तो 2 QRS है, तो यहाँ तो क्वालिटी वाला है लेकिन यहाँ नॉन इक्विवेलेंट है, तो इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, इसलिए ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा इससे। अब इस दोनों में बात करिए, दोनों में 3 QERS है, पर यहाँ पे देखिए CF3 का -I लगेगा, -I नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा एनाइन स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, तो इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इससे ज़्यादा होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है बेंजीन पे O नेगेटिव साथ में NO2 लगा हुआ है, बेंजीन पे O नेगेटिव, बेंजीन पे O नेगेटिव साथ में CH3 लगा हुआ है। NO2 का जितना अच्छा एनाइन स्टेबल उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। NO2 का -M इफेक्ट एनाइन से चार्ज को खींचेगा, तो उतना ज़्यादा एनाइन स्टेबल, जितना ज़्यादा एनाइन स्टेबल उतना ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, तो सबसे ज़्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसका। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, पर यहाँ CH3 का +H इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ -I बढ़े, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो एनाइन लेस स्टेबल यानी लेस लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको एसन रिएक्शन भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम इस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, SN2, SN1, SNI, SNAE एंड SNAR। SN2, SN1 और SNI रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा आपका एल्काइल हैलाइड का मेजर पोर्शन कंप्लीट होगा, एल्कोहल और ईथर का मेजर पोर्शन कंप्लीट होगा। जब हम SNAE कंप्लीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट होगा, और जब हम SNAR पढ़ेंगे तो एराइल हैलाइड और हेलोएरिन का रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो एसन रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम इन सब कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में SN2 रिएक्शन से।